दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का आखिरी दास्तां। और आज की कहानी है अनजान मोहब्बत। अशरफ जो था वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और किसी हिल स्टेशन पे उसका कॉलेज पड़ता था, जहाँ वो कॉलेज अपने घर से कॉलेज जाया करता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी सराया से। सराया एक भला की खूबसूरत लड़की, दिखने में एकदम किसी पूरी मेम जैसी, जैसा हर लड़का चाहत रखता है अपने दिल में, ठीक वैसी खूबसूरत नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल और वैसे ही सुनहरे। और यही नहीं, गोरी रंगत के साथ उसके हाथ पांव इतने साफ सुथरे थे कि अगर कोई उसे देखे तो कहे कि जैसे वो दूध से नहा के आई हो। ऐसा ही कुछ अशरफ का बचपना सा दिल था, जो उसके बारे में ऐसे तस्वरों को तस्वर करता रहता था। सराय वाकई बला की खूबसूरत तो थी। हर लड़का कॉलेज का उस पर मरता था। लेकिन एक अजीब बात थी उसमें। कभी भी किसी लड़के को भाव तो क्या, किसी लड़की तक से वो सही से बात नहीं करती थी। लोग सोचते थे कि बहुत घमंडी है। जब से कॉलेज में एडमिशन उसने लिया था तब से तो वो किसी से बात नहीं करती थी। क्लास में आती, बैठती, अपनी पढ़ाई पूरी करती और क्लास से बाहर। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से जान पहचान। बस मैम के साथ, या किसी ने अगर कभी पूछ लिया या टोक दिया तो हेलो हाय, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस बात को अशरफ बहुत नोटिस करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिन चीज़ों को वो नोटिस कर रहा है वो चीज़ें सिर्फ उसके लिए कॉमन नहीं है, बल्कि बहुत कुछ ऐसी अनहोनी थी जो उसके साथ होने वाली थी। उसी वक्त शहर में जब वो घर लौटा तो उसने अपनी माँ को और पापा को बहुत परेशान हाल देखा, क्योंकि उसके पापा पुलिस लाइन में थे। तो अक्सर वो पुलिस केस के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि आजकल शहर में बहुत अजीब वारदातें घट रही थी, बहुत सारी लाशें मिल रही थी, वो भी ऐसी हालत में जैसे शरीर में खून हो ही ना। उन लाशों में खून का एक कतरा भी नहीं बचता था। और इस बात को लेकर उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो थे, जो डॉक्टर्स के लिए जो सॉरी पुलिस के लिए जो काम करते हैं, उनका ये मानना था कि इनको मारने का कहीं न कहीं हाथ इनके रक्तहीन होने का है। और इनके रक्तहीन होने का मतलब था कि कोई तो था जो उन लाशों को, उन मक़तूलों को मारने से पहले उनका खून पीता था। क्योंकि खून इस तरीके से उनके शरीर से निकाले जाते थे, जैसे लगता था कि कोई जोंक या किसी ऐसे जानवरों को उन पर छोड़ दिया गया हो, जिन्होंने सोंक-सोंक कर उनके जिस्म से एक भी बूँद कतरे का बाकी ना रहा हो। शरीर पे कोई घाव के निशान नहीं होते थे, शरीर पे कोई काटने के निशान नहीं होते थे, सिर्फ़ 2 गहरे छोटे-छोटे निशान मिलते थे, वो भी गर्दन तो कभी पीठ पर। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मारने से पहले किसी ने उनके खून को इंजेक्शन लगा-लगा के निकाला हो। लेकिन वो इंजेक्शन की सुई से बनने वाले ज़ख्म नहीं होते थे। एक रात की बात है, अशरफ कॉलेज की पार्टी से घर आ रहा था। उसने देखा कि आज सराया भी कॉलेज की पार्टी में आई थी। आते भी क्यों ना, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, उसी खुशी में सेलिब्रेशन थी। और सराय के जो कॉलेज की ये पार्टी थी, उसका आना लाज़मी था, क्योंकि ये कॉलेज की पार्टी प्रिंसिपल और कह लीजिए तो स्टाफ वगैरह की वजह से दी गई थी। अशरफ ने सराय के बारे में काफ़ी पूछताछ की थी कि ये किसकी बेटी थी? क्या कोई बहुत ही विलायती से थे? तो मालूम उसे ये चला था कि सराय के जो माँ-बाप हैं, ये फ़ॉरेनर थे और यहाँ पर इनका बहुत ही
कह लीजिए तो ये रईस लोगों में से एक है। इसलिए ये लोग जल्दी किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें हो सकता था कि हिंदी नहीं आती। सराया क्योंकि इंडिया में अब रहने लगी थी, तो उसका उसके माँ बाप ने कॉलेज में एडमिशन यहीं करा दिया। और वो किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसलिए वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो अशरफ को लगा कि यार यहाँ तो हैसियत का मामला आ गया। फिर भी दिल के कहीं कोने में, किसी कोने में सराय के लिए उसके अंदर जो मोहब्बत की चाहत थी वो बढ़ रही थी। उसने सोचा कि कम से कम उससे दोस्ती तो करूँ, कम से कम उससे कुछ बात तो कर सकता हूँ। क्या पता कि तकदीर में अगर आगे हम दोनों के बिछड़ना ही लिखा हो, तो इन यादों को मैं अपने इन मुलाकातों को मैं अपनी याद बना कर रखूँगा। अशरफ ने उसी दिन उसे देखा था, क्योंकि सराय तो कभी कॉलेज के किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेती थी। पार्टी से ख़त्म होते होते पहले ही वो कॉलेज से निकल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, मतलब और होने वाली थी। अंधेरा जो था वो ढल रहा था। अशरफ सराय के पीछे पीछे चलने लगा। उनका कॉलेज हिल स्टेशन के पहाड़ी पे था, तो वहाँ से नीचे उतरने के लिए जो सड़क जाती थी वो दो घनी जंगलों से गुजरता था। लेकिन अशरफ को बड़ी हैरानी हुई कि सराया को इतनी बड़ी रईसज़ादी वो किसी गाड़ी में नहीं आई थी, वो तो पैदल चल रही थी। उसने यही सोचने के लिए सोचा कि हो सकता है कि शायद आगे कहीं गाड़ी उसने पार्क की, उसके ड्राइवर ने कहीं रखी हो, शायद उसे ही ढूंढते वो नीचे उतर रही हो। ये भी पीछे पीछे चलने लगा, हालांकि इसके पास बाइक था। इसने सोचा कि उसे ऑफवर्ड कर दूं। इसने बीच रास्ते में जाकर सराया को टोका। सराया, सराया। सराया ने पीछे मुड़कर उसे देखा। अरे, तुम यहाँ पर? अरे यार, तुम इतने जल्दी कॉलेज की पार्टी से? सराय ने कहा कि गंभीर होकर। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो स्टाफ वालों का दिल रखने के लिए, प्रिंसिपल का और टीचर्स का दिल रखने के लिए ही सोचा कि इसमें आ जाऊँ, शरीक हो जाऊँ। सुन के अशरफ को थोड़ा सा रूड लगा। उसने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? ऐसे अकेले कहाँ जा रही हो? घर तक छोड़ दूँगा। सराया ने मना कर दिया और बिना उसे कुछ कहे वहाँ से लंबे डग भरती हुई आगे बढ़ने लगी। अशरफ को थोड़ा सा बुरा लगा। अभी अशरफ कुछ सोचता, उसने देखा कि सराया ठिठक गई। अशरफ ने गौर किया कि आगे कुछ कुत्ते थे, सड़क के कुत्ते। वो सराया को देख के ना जाने क्यों अजीब सा गुर्राहट निकाल रहे थे और उसे बीच बीच में रह रहकर भौंकते भौंकते देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सराया को नहीं, किसी भूत को उन्होंने देख लिया हो। लेकिन सराया तो अच्छे कपड़ों में, भला की खूबसूरत, खुशबू से नहाए भी, उसके बदन से आती वो महक। भला कोई जंगली आवारा सड़क का कुत्ता ऐसे किसी आम इंसान पे क्यों भौंकेगा? हालांकि अशरफ भी उसके सामने से ही गुजरा था। अशरफ जल्दी से वहां पहुंचा। उसने सराय से कहा, आर यू ओके? सराया एकदम घबरा गई। वो जैसे ना जाने क्यों अजीब सा एक घबराहट उसे होने लगा। अशरफ ने नोटिस किया। अशरफ ने कहा, देखो डरो मत, मैं इन्हें देखता हूँ। ए, हट जा। अशरफ ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सराया उनकी तरफ और आ रही थी वो और ज़्यादा भड़क रहे थे। अशरफ ने कहा, देखो मुझे लगता है तुम अकेले जाना ठीक नहीं है। ये आवारा कुत्ते कहीं तुम पर अटैक ना कर दे। तुम नहीं जानती हो, खामोखा का इंजेक्शन लगाना पड़ जाएगा। सराया ने कहा कि "अ, मुझे घर जाना है।" अशरफ ने कहा कि डोंट वरी, मैं तुम्हें बाइक से अपने घर छोड़ दूंगा, डोंट वरी, आओ। जिस पर सराया ने मुस्कुराकर इस बार उसका लिफ्ट स्वीकार कर लिया। अशरफ उसे बाइक पर बैठाए ले जा रहा था। मन ही मन खुश भी हो रहा था कि चलो, उन आवारा कुत्तों ने खुदाई मदद तो की, वरना सराया तो उससे भाव ही नहीं दे रही थी। चलो, इससे इसी बेहतर है कि सराय के बारे में वो कुछ जान तो पाएगा। अचानक उसने महसूस किया कि सराय का ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा। शायद वो सपोर्ट के लिए उसके कंधे पे हाथ रखी हुई थी। अशरफ और ज़्यादा
मन ही मन जैसे बाग-बाग हो गया। उसने उससे पूछा कि अच्छा सराया, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? सराया ने बताया कि उसके डैड बिज़नेसमैन हैं और उनकी माँ हाउसवाइफ़। उनका कोई नहीं है सिवाय उसके। अशरफ को सुन के अच्छा ही लगा, चलो कम से कम कोई भाई तो नहीं है। अशरफ ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम रहती किस तरफ हो? ये देखो कॉलेज का हिल पार कर चुके हैं हम और इस तरफ जंगल जाता है और इस तरफ शहर का रास्ता। मैं शहर की तरफ मुड़। सराय ने एकदम से कहा नो, तुम्हें जंगल की तरफ मुड़ना है। अशरफ ने उसे बड़े चौंकते हुए कहा कि अरे जंगल की तरफ? वो रास्ता तो सीधा या तो दूसरे शहर की तरफ जाता है और या तो कब्रिस्तान। सराया ने कहा कि उस कब्रिस्तान के पास ही उनका घर है। अशरफ एकदम शॉक्ड। फिर उसे याद आया कि हाँ, उसने कब्रिस्तान के पास सुना तो था कि कुछ घर थे, लेकिन वो तो बंद पड़े घर थे। वहाँ कब से लोग रहने लगे? अशरफ क्योंकि जानता था कि भाई हो सकता है अमीर बिजनेसमैन हैं तो शायद उनको शहर की बस्ती में रहने से बेहतर कोई ऐसे ही घने जंगलों के बीच अपना बंगलो होगा। रईस लोग हैं आखिर। उसने बाइक को उसी तरफ मोड़ दी। बाइक तेज गति से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी सड़क पर। तभी सराय ने उसे टोका और कहा कि यहीं रोक दो। अशरफ ने देखा कि वाकई जगह तो बहुत सुनसान है। अंधेरा बहुत हो चुका था। कब्रिस्तान अभी पीछे हटा ही था कि उसके सामने एक बड़ी सी इमारत आई। वहाँ कुछ और भी इमारतें थीं और वो ब्रिटिश अमल के टाइम की इमारतें थीं वो सब। उनमें से एक घर था जो बिल्कुल जर्जर लग नहीं रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर लगता था काफ़ी पुराना था। वो सराय का घर था या बंगलो कह लीजिए। सराय उतरकर उसे मुस्कुराकर देखने लगी। उसका बिहेवियर अशरफ की तरफ से बिल्कुल बदल चुका था। अशरफ ने उससे कहा, हाँ, अच्छा, अ, सॉरी अगर मेरी वजह से मैंने तुम्हें बॉदर किया हो तो। सराय ने कहा कि अरे नो नो, उल्टे तुमने मेरी आज जान बचाई, वरना वो कुत्ते तो मुझ पर झपट पड़ते और इतनी रात के मैं घर आती भी कैसे? अशरफ ने उससे पूछा है, अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, तुम किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती नहीं हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सराय ने कहा कि उसे दोस्त बनाना पसंद नहीं, शी इज़ इंट्रोवर्ट। अशरफ को सुनकर थोड़ा बुरा लगा। हो सकता था कि शायद वो दोस्ती तक ही सीमित रहना चाहती हो, लेकिन दोस्ती अभी हुई कहाँ थी सही से। अशरफ ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई ड्राइवर या गाड़ी नहीं था? तुम उसमें बैठ के जा सकती थी। जिस पर सराय ने कहा कि वो रोज़ पैदल ही घर जाती। अशरफ एकदम शॉक। उसने कहा कि व्हाट, पैदल? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारे घर तक का रास्ता कम से कम 3 किलोमीटर का है, तुम पैदल जंगल के रास्ते से सीधा? जिस पर सराय ने हंसकर कहा, ये तो मेरा रोज़ का अप एंड डाउन है, मुझे अच्छा लगता है। एनीवे, मैं चलती हूँ, कल तुमसे कॉलेज में मिलूंगी। जिस पर अशरफ ने कहा ओके। सराय ने उसके कंधे पर दोबारा एक बार हाथ रखा। उसके छूने से जैसे उसे एक अजीब सी फीलिंग लगी। उसके अशरफ सब कुछ भूल गया। अशरफ सब कुछ भूल गया। वो बिल्कुल उसकी याद में उसके अपने करीब रहने से एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहा था। सराय को जाते हुए देख रहा था। वो जैसे द्वार से अंदर गई तो वापस दिखी नहीं। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कहीं गुम हो गई हो। तभी वो बड़े गौर से उसके घर को घूरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया ऊपर के मंजिल की खिड़की से देख रहा था, जो अब वहाँ से गायब था। हो सकता था कि शायद उसकी फैमिली का ही कोई हो। बहरहाल अशरफ को वहाँ से चले ही जाना चाहिए था। रात बहुत हो चुकी थी। वो उल्टा रास्ता था। दोस्तों यही था वो वक़्त जब उस वक़्त से अशरफ और सराया एक दूसरे के करीब आने लगे। अशरफ ने सोचा नहीं था कितनी जल्दी सराया उसके साथ यूँ टाइम स्पेंड करने लगेगी, ख़ासकर उसके साथ। अब तो कॉलेज में भी सबको लगने लगा यार, जो लड़की किसी से कल को बात नहीं करती थी, आज वो एक लड़के के लिए इतनी फीलिंग्स कि उसके साथ वो घूम रही है, फिर रही है, हँस के बात कर रही है, खा रही है।
अशरफ को ये सब बातें जब नोट करता तो उसे बड़ा प्राउड महसूस होता। ऐसे ही देखते-देखते कई दिन गुज़र गए। दोनों हँसी-खुशी से अपनी कॉलेज लाइफ़ गुज़ार रहे थे। अशरफ को अब लगने लगा कि वो तो अब सराय के बिना एक पल को भी नहीं रह सकता। एक दिन उसने सराया से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करती है? जिस पर सराया ने कहा ऑफ कोर्स, अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारे करीब ना होती। लेकिन इस बार सराया ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? अशरफ ने कहा कि व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स, मैं तुमसे बहुत करता हूँ। अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। जिस पर सराया उसके गले लग गई। सराया ने उससे कहा कि तुम मुझे एक वचन दो। जिस पर अशरफ ने उसे अपने गले से अलग करते हुए पूछा, कैसा प्रॉमिस? जिस पर उसने कहा, मैं तभी तुम्हारे मोहब्बत को पूरी तरीके से स्वीकार करूंगी जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। जिस पर अशरफ ने उसे बड़े हैरत से देखा और पूछा कि मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। सराय ने कहा कि यहाँ नहीं, कॉलेज के बाद। वो दोनों कॉलेज के बाद दोस्तों अशरफ की बाइक पर बैठकर अपने उसी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचे जहाँ वो अक्सर एक दूसरे के साथ मुलाकात करते थे और वहाँ घंटों घंटा वक्त गुजारते थे। वो लवर्स डैन था। शहर के पास एक पहाड़ी के कह लीजिए तो नेक्स्ट एक रास्ता जाता था जो एक गैल किला था। किसी ज़माने में वो आबाद किला था जो कि अब खंडर बन चुका था। वहाँ की छत पर वो दोनों अक्सर वक्त गुजारते थे। वहाँ जाकर सराया ने उसके हाथ को थामे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे एकदम छत की चोटी पर लाकर खड़ा कर दिया। अशरफ ने पूछा कि तू मुझे यहाँ क्यों लाई, वो भी इतने ऊपर? जिस पर सराया ने कहा कि ये देख रहे हो शहर की बस्ती, और उस तरफ देखो वो वीराना। अशरफ देखने लगा। इस पर सराया ने उससे कहा कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो अशरफ। अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे हमेशा हमेशा के लिए, और ये वादा करोगे कि कभी किसी को भी मरते दम तक भी या मरने के बाद भी ये बात नहीं कहोगे? अशरफ उसे बड़े हैरत से देखने लगा। उसका चेहरा थामे कहा कि यार ऑफ कोर्स, ऐसी क्या बात है? देखो अगर तुम्हारा कोई पास्ट है तो तुम मुझे बता सकते हो। सराय ने कहा कि पास्ट नहीं है, एक सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरी फैमिली। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस चाहती हूँ क्योंकि ये हम दोनों के भविष्य पर डिपेंड करता है। अशरफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है, लेकिन सराया ने उसे मना ही लिया कि वो उसका पहले वचन माने। अगर वो उसे वचन देगा तभी। अशरफ ने तो मान लिया था कि सराया ने जो वचन उसे दिया था उसकी सच्चाई को जानने का, उसे वो तभी जान सकता था जब वो राज़ी हो जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसका होगा। अशरफ तो चाहता ही था कि वो सराया का हो जाए। उसे किसी भी कीमत पर वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसके हर बीते कल को, उसके हर सच्चाई को मानने के लिए तैयार था। इतना पागल हो चुका था उसकी मोहब्बत में अपना अशरफ। तो सराया ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, एक सही मौका आने पर। अशरफ ने उससे कहा कि सही मौका आने पर? अभी क्यों नहीं? सराया ने कहा हर चीज़ का एक सब्र होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, सब्र से काम लो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मुझ पर भरोसा करते हो ना, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो मुझे पहले अच्छी तरह जान लो, और मैं चाहती हूँ कि जानने के बाद ऐसा ना हो कि तुम मुझसे दूर जाओ। अशरफ ने कहा कि तुम चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मुझे सबसे बगावत करना पड़ जाए, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे साथ छोड़ूंगा। हर हाल में मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस पर सराया ने
उसके चेहरे को थामा और उसे एक किस किया। अशरफ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने सराय से कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी। वो दोनों कुछ पल उसी हालत में यूं ही उन हसीन वादियों में खड़े रहे। अगले दिन सराया ने कॉलेज में उसे कहा कि वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसने सब कुछ बताया। अशरफ हैरान कि अभी अभी उनकी मुलाकात हुई थी और अब एकदम से सराया, ये क्या कर दिया तुमने? मतलब पेरेंट्स को बता दिया और पेरेंट्स तैयार हैं? क्या उनको प्रॉब्लम नहीं कि मैं एक बेहैसियत लड़का हूँ, अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरे फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, क्या उन्हें किसी चीज़ से एतराज़ नहीं? तो सराया ने मुस्कुराकर कहा, किसी भी चीज़ से एतराज़ नहीं, उन्हें किसी चीज़ से भी एतराज़ नहीं। और सुनो, मैं तुम्हें आज अपने घर लेके जा रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। जिस पर अशरफ को लगने लगा कि वाकई ये सब जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो रहा था ठीक था। क्या ये बात वो किसी से कहे? नहीं, किससे कहता? उन माँ बाप से जो हमेशा उससे उसके फ्यूचर को लेकर झगड़ा करते थे। जाने दो, जो भी हो, चाहे जैसे भी उसकी फैमिली उसको ट्रीट करे, आज वो उनके उसके माँ बाप से मिलेगा, ताकि उनको ये ना लगे कि अशरफ उसकी बेटी का फ़ायदा उठा रहा है। उस दिन अशरफ बड़ा तैयार होकर दोपहर में ही सराय के बताए उसके जगह पर पहुंचा। इस बार वो अकेला सराय के घर जा रहा था। जब वो सराय के यहाँ पहुंचा तो देखा कि वही पुराना गेट बंद पड़ा हुआ था। वहाँ कोई नहीं था, कोई दरबान नहीं, कोई लॉन के पास गार्डनर नहीं। ऐसा लगता था जैसे कि वो घर में कोई रहता ही ना हो। उसने सांस भरते हुए, अपनी घबराहट दूर करते हुए, अपने आप को और हिम्मत जुटाते हुए, माँ बाप से मिलना था उसे सराय के, तो अपने कोट को ठीक करता हुआ, टाई को ठीक करता हुआ उसने दरवाजे को आहिस्ते से खोला। द्वार अपने आप खुलने लगा। उसे हाथ दिख बस रखने की ज़रूरत थी। जब वो पूरी तरीके से खुल गया तब अशरफ आगे बढ़ा। लॉन से गुजरता हुआ लॉन के बीच से गुजरता हुआ वो पास आया तो उसने देखा कि एक फाउंटेन था बहुत पुराना सा। उसमें शायद पानी निकलना बंद हो गया था। एक मूर्ति बनी हुई थी उस पर, एक नगन औरत की। उसको उसके चक्कर काटता हुआ वो फिर सीढ़ियों से राहदारी पर आया और दरवाजे पर उसने दस्तक देनी चाहिए, इसलिए उसने घंटी ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई घंटी नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, सूरज ढल रहा था और अब मगरिब की रोशनी पूरे चारों तरफ फैल रही थी। उस दिन में अंधेरा होना स्वाभाविक था, सर्दी का वक्त था। उसने गेट की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सराया एक ब्लैक गाउन जैसी ड्रेस को पहनी उसके सामने खड़ी हुई। वो इस बार बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अशरफ का तो दिल चाहा कि उसको गले लगा ले, लेकिन उसने खुद पे काबू किया। उसने सराय से मुस्कुरा कर कहा, देखो मैं आ गया ना, लो। उसने अपने हाथ में रखा गुलाब का बुके उसे दिया और उसके साथ अदब से घर के अंदर दाखिल हुआ। वाकई घर था वो, इतना बड़ा हॉल था वो लिविंग। उसके ऊपर जाती सीढ़ियाँ, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ कि उसने ये सब तो आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। हर तरफ जो घर का सामान था वो ऐसा रॉयल था कि ऐसा लगता था कि वाकई वो लोग बहुत रईस थे। मतलब बाहर से जो घर खंडर वीरान लग रहा है, वो अंदर से इतना, मतलब चकाचौंध, साफ सुथरा एकदम। अशरफ को यकीन नहीं हुआ। मन ही मन वो खुद को जैसे शाबाशी दे रहा था कि सराया जैसी लड़की से उसकी मोहब्बत हो गई थी, जिसके फैमिली इतने रिच थे, जो उन्हें सपोर्ट भी कर सकते थे। लेकिन अभी इतने जल्दी उसे ख्याली पुलाव तो बनाना नहीं चाहिए था। वहाँ वो एक डाइनिंग टेबल के पास आया, तब उसने सीढ़ियों से उतरते दो जनों को देखा। वो लोग कदकाठी से लंबे थे,
अंग्रेज़ जैसे बिल्कुल दिखते थे। और जो मर्द था, उसका चेहरा कुछ गंभीर सा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मतलब पुराने ज़माने का शख्सियत हो। लगता ही नहीं था कि आज के ज़माने के वो डैड होते हैं। एकदम रईस, क्रूअल, चेहरे पे एक अजीब-सी फ़िरानियत। वो एकटक अशरफ को देखने लगे और उनके साथ उनके हाथ को थामी उनकी वाइफ़, जो लग ही नहीं रहा था कि कहीं से बुज़ुर्ग थी। दोनों एकदम यंग। ये सब देखकर अशरफ को बड़ा अजीब-सा लगा। लेकिन अशरफ जानता था कि वो रईस लोग हैं, सराय के माँ-बाप हैं, उनकी इज़्ज़त करना तो बनेगा। वो उठा और उसने उनका अभिवादन किया, जिस पर उन्होंने उन्हें सिर्फ़ हाथ से इशारा किया कि जाओ, बैठो। अशरफ पहले उनके बैठने के बाद ही खुद कुर्सी पर बैठा। सराया उसके बगल में बैठी थी, जैसे वो इसी इंतज़ार की घड़ी में हो कि कब वह उसके पेरेंट्स से मिले। अशरफ के जो पापा थे, उन्होंने उनके बारे में उन्होंने पूछा, जिस पर अशरफ ने बताया कि वो एक पुलिस वाले हैं। उनकी माँ भी हाउसवाइफ़ है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है। उसने झूठ नहीं कहा, उसने सारी सच्चाई अपनी बता दी, जो वो तैयारी करके गया था बोलने। ये सब सुनकर वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि वाक़ई हमें नाज़ है कि तुम जैसी लड़के को हमारी बेटी ने पसंद किया। वेल अशरफ, मेरा नाम रॉबर्ट इनसन है और ये मेरी वाइफ़ है मार्था। और इस घर में हम 2 जान के सिवा अगर कोई बचता है तो वह है हमारी बेटी सराया, जिसने तुम्हारा दिल ले लिया। अशरफ थोड़ा-सा शर्मा सा गया। उसके वालिद ने कहा कि देखो अशरफ, हमने तो सिर्फ़ सुना था लेकिन आज तुम्हें देख लिया। तुम वाक़ई बहुत ही नेक लड़के हो और हम जानते हैं कि तुम हमारी बेटी का कभी साथ नहीं छोड़ोगे। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करें, तुम्हारी और सराय की शादी के लिए। अशरफ एकदम से शॉक, इतनी जल्दी? वो भी बिना कुछ जाने सुने, बिना उन्होंने कुछ इंक्वायरी तक ना किया कि अशरफ किस इरादे से वहाँ आया है या नहीं आया है। क्या एक मिडिल क्लास लड़के का उनके यहाँ ऐसा दामाद होना, कुछ भी नहीं। कैसे लोग हैं? जबकि अगर ये किसी और अमीर घराने के लोग होते तो उसे तो कुर्सी पर बैठने तो दूर, उसे तो दरवाजे के पास भी खड़े नहीं रहने देते। लेकिन इतने दिल के डाउन टू अर्थ लोग होंगे, माय गॉड! मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। अशरफ खुद पे मन ही मन से कहता, बड़बड़ा रहा था। अचानक अशरफ को एहसास होने लगा, नहीं, ये बहुत ही रईस लोग हैं और इनके साथ मेरी स्टेटस कहीं से भी मेल नहीं खाती। लेकिन ये लोग मुझे फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, बिना किसी स्वार्थ के। सराय के माँ-बाप ने उससे कहा कि वो उनके साथ रहें, जिस पर अशरफ को बड़ी हैरानी हुई। अशरफ ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है और वो चाहता है कि वो भी उनके पेरेंट्स से मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राज़ी होंगे कि नहीं। इस बात पर दोनों माँ-बाप के चेहरे पर कोई गहन हैरानी की बात नहीं आई। वो ना परेशान दिखे। उन्होंने अशरफ को समझाया कि एक ना एक दिन वो ज़रूर मानेंगे। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। वहाँ पे कुछ नौकर आए, कोट पैंट में। ऐसा लगता था जैसे विलायती नौकर थे। उन्होंने उनके आगे खाना परोसना शुरू किया। अशरफ देखता ही रह गया, क्योंकि वो सब खाने इतने एक्सोटिक और इतने एक्सपेंसिव थे कि वो तो सपने में भी वैसे खानों की कल्पना नहीं कर सकता था। उन डिशेज़ को एक निवाला लेते ही जैसे उसे लगने लगा जैसे वाक़ई वो क्या खाना था। अशरफ बड़ा अजीब-सा फ़ीलिंग करने लगा। उसे कुछ अजीब-सा लग रहा था वहाँ पर। वाइब्स भी बहुत अजीब से मिल रहे थे। इतना देर हो गया था, सनसेट हो चुका था, लेकिन वहाँ पर जितनी भी लाइट्स जल रही थी,
वो शीशों के अंदर बंद उन लैंप से जल रही थी और ऊपर के झूमर की रोशनी भी इतनी डीम थी कि ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे एकदम रोशनी उनको पसंद नहीं थी। पूरा घर वैसे ही कम लो पावर की लाइट की तरह जल रहा था। रोशन तो बहुत कम हो रहा था और मोमबत्तियाँ भी इधर-उधर जलाई हुई थी, जिनका क्यों जलाया गया था ये इस बात को लॉजिक समझ नहीं पाया। उसने सराया से कहा कि देखो सराया, अ, मैं तो आंटी अंकल से मिलके बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक आउच! इतना कहते ही जैसे अशरफ भूल गया कि जिस हाथ से वो खा रहा था उस हाथ में एक पेपर नाइफ जैसी चीज़ थी। वो अपना ब्रेड को अभी काट के उसे फ़ोर्क से ले ही रहा था कि गलती से उस पेपर नाइफ से उसकी उँगली छिल गई। खून प्लेट के पास गिरने लगा। उफ़! इस बात पर सराह एकदम से खड़ी हुई। उसने जल्दी-जल्दी टिश्यू पेपर लेकर अशरफ के उँगली को पोंछना शुरू किया। अशरफ दर्द से एकदम सिसकने लगा। अचानक उसकी नज़र सराय के फ़ादर पर हुई। वो ऐसे गंभीर होकर उँगली के आस-पास बिखरे खून को देखने लगे, जैसे लग रहा था कि उन्हें कुछ हो रहा था। वो अपने नाक को सिकुड़ रहे थे, होठों पे ज़ुबान फेर रहे थे, फिर अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमा रहे थे। उनकी वाइफ़ ने जैसे उनके कंधे पे हाथ रखा तो वो एकदम से उसको देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अशरफ की ये हरकत उनको पसंद नहीं आई। अशरफ ने माफ़ी माँगते हुए जल्दी-जल्दी उठकर वॉश बेसिन की तरफ जाने का फ़ैसला किया, जिस पर उसके फ़ादर ने कहा कि आगे जो वॉश बेसिन है तुम वहाँ जाओ। अशरफ उँगली पे टिश्यू पेपर थामे वहाँ से चला गया। सराया उसके जाते ही टेबल पर से उन खून को पोंछने लगी। तभी अशरफ ने देखा कि पीछे मुड़कर कि सराया उस टिश्यू पेपर को पोंछते हुए उसे सूंघ रही थी। उसकी माँ ने उसे एकदम से डाँटा, "सराया, पुट डाउन दैट टिश्यू पेपर इमीडिएटली।" उसके पिता वैसे ही चुपचाप गंभीर खामोश बैठे थे। अशरफ कुछ समझ नहीं पाया क्या हुआ था। एक उँगली तो कटी थी, उससे उन्हें इतना अजीब सा क्यों लग रहा था। हो सकता था कि उन्हें खून देखकर उबकाइयाँ आती हो। इस पर अ, वो वॉश बेसिन गया, उसने वहाँ अपने हाथ धोए और वापस अ, टिश्यू पेपर ही से लिपट कर वापस अपनी टेबल पे आके बैठा। एनफ एनफ फॉर द चिल्ड्रन टुडे। इतना कहकर अपनी कुर्सी से सराय के फादर रॉबर्ट उठे और उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ थामा। उन्होंने मुस्कुराकर फिर नॉर्मली अशरफ से कहा कि अशरफ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। हम चाहते हैं कि तुम कल भी आओ, हमसे मिलो। बिल्कुल सर, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, बट सर कल कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ा। ओह ऑफ़ कोर्स, जब भी तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ आ सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। ऑलवेज़ फ़ील दिस हाउस एज़ योर होम। चलें मार्था, लेट्स गो। इतना कहकर वो वहाँ से बिना कुछ कहे सीढ़ियों से ऊपर चले गए। अशरफ सराय से धीमे से पूछने लगा, अरे क्या हुआ? ये इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चले गए? जिस पर सराय ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से माँ उनका ख्याल रखती है, वो कम ही ऊपर कमरे से निकलते हैं। अशरफ को सुन के थोड़ा दुख हुआ। उसने सराय से कहा कि देखो साहब, मुझे चलना चाहिए, कल मिलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। जिस पर सराय ने कहा, आर यू ओके? क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ? मेरा ड्राइवर है। जिस पर अशरफ ने मना कर दिया। वो सराय से विदा लेकर वहाँ से जाने लगा। सराय वहीं घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी उसको देखती रही और हाथ हिलाती रही, जब तक वो मेन फाटक से बाहर ना निकल गया। फाटक के द्वार से बाहर निकलने के बाद वो अपने बाइक पे बैठा और मुस्कुराकर वहाँ से निकल गया। अशरफ अशरफ ने पाया कि जैसे ही वो बाइक पर बैठकर वहाँ से निकलने को हुआ, सराय ने एकदम से दरवाज़ा लगा लिया और ऊपर की जो लाइट्स थी, वो जलने लगी। हो सकता था शायद उसके जाने के बाद उसके फ़ादर उससे बात करना चाहते थे, क्योंकि जिस मंज़िल की लाइट जली थी वो उसके
माँ बाप का कमरा था, सराय ने बताया था उसे। अशरफ वापस घर आ गया। उस रात वो सही से सो नहीं पाया, क्योंकि कुछ अजीब सा लगा था उसे इस बार सराय के माँ बाप से मिलकर, उस घर में जाकर। और वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों, क्या इसी ऐसी किसी सच्चाई को लेके ही उसकी। लेकिन उसके माँ बाप तैयार जो थे, क्या हो रहा था ये सब। अगली सुबह शहर में चहल पहल हो रही थी। एक सुनसान सड़क पर कुछ लोग का जमघट लगा हुआ था। वो रास्ता अशरफ का कॉलेज के लिए जाता था, तो अशरफ वहाँ से गुजर रहा था। अचानक वो रुका। उसके वालिद को उसने वहाँ पास में खड़ा देखा। वो उसके पास आया। डैडी, क्या हुआ, आप यहाँ पर? उसके पापा ने उसे देखा और भावहीन हन से कहा कि तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, तो कॉलेज जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर अशरफ ने पूछा कि यहाँ किस बात की भीड़ लगी है, क्या कोई वारदात घटा है? उसके बाप ने बताया कि वहाँ पर एक लाश मिली है। अशरफ ने भीड़ से अलग होकर जब देखा, तो एक लाश दो कर्मचारी उठाए वहाँ से ले जा रहे थे। लाश के बॉडी पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुकी थी, और वो चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगा। वो किसी और का नहीं, उन्हीं की कॉलेज की एक लड़की सुजन का था, जो कि बहुत ही मगरूर और बहुत ही घमंडी किस्म की थी, जिसने कुछ दिन पहले सलाह से झगड़ा करके उसे ये कह दिया था कि वो घमंड किस बात का करती है, जबकि उसकी कोई औकात नहीं है। ऐसे किसी सुजन के साथ, जिस पर उसके डैड ने कहा कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती थी। और मेरे को पक्का यकीन है कि जितनी लाशें मिल रही हैं, उन लाशों से इसका कनेक्शन है, क्योंकि ये पांचवी वारदात है। कोई तो है जो बेगुनाह लोगों की जानें ले रहा है, कोई सीरियल किलर या कोई ऐसा चीज़, कोई जानवर जो इन लोगों को अकेला पाकर इन्हें अपनी भेंट चढ़ा लेता है। लेकिन डैड, ऐसा कौन हो सकता है? होगा कोई, लोगों की कमी तो नहीं है ऐसी। एनीवे, तुम जाओ, कॉलेज जाओ और इन सब पे ध्यान मत दो। अशरफ सोचता था कि शायद वो सराय के माँ बाप के बारे में उनसे कुछ कहे, लेकिन वो तो पहले ही उससे रूड पेश आ रहे थे। वो क्या उनकी सुनता, वो क्या उनकी सुनते। अशरफ वापस भावहीन मन से कॉलेज पहुंचा। उसने ये बात सराय को बताई। आज सराय बहुत बदली बदली लग रही थी। बहुत ही उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। उसने अपने निखरते चेहरे को पर अशरफ को देखते हुए कहा कि क्या बात है? जिस पर अशरफ ने कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने कहा कि छोड़ो इन बातों को। अच्छा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अशरफ ने कहा, क्यों? उसने कहा कि उसके पेरेंट्स के बारे में, कि वो इस तरीके से कल उसके साथ पेश आए। अरे नहीं नहीं, इसमें पेश आना कैसा? हो सकता है उनको ब्लड से एलर्जी है ना। मेरी भी गलती एक्चुअली। सराह, बुरा मत मानना, लेकिन मेरा तुम लोग की तरह हाई क्लास फैमिली की तरह रहने रहने का आदत नहीं है। मैं ये फोक चाकू छुरी चमचों से खाता जो नहीं हूँ। इस पर सराह हंसने लगी, और वो भी उसकी हंसी में साथ देने लगा। सराय ने उसे बताया कि अब तो ये पक्का फाइनल हो चुका कि मेरे माँ बाप तुमसे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए वो अब चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन इस पर अशरफ ने कहा कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो तैयार नहीं होंगे। जिस पर सराय ने कहा, उन्हें तैयार करो, चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अशरफ ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। दोस्तों, अलौकिक का आखिरी दास्तां अनजान मोहब्बत का ये पहला भाग है। अगला भाग सुनने के लिए इंतज़ार करें मेरे इस कहानी के शेष भाग और शेष एपिसोड का, जो कि होगा एपिसोड 13। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।